हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा लेक्चर नंबर 2 रेवेन्यू का जो चैप्टर है ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और मैं मान के चल रहा हूं सारे बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर 1 आपको देखना होगा, देन जाके आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आने वाला। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है प्लीज पहले लेक्चर नंबर 1 देख लें, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन करेंगे। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के अंदर जो जो रिलेशंस यहाँ पे हमें बताएं, जो जो रिलेशनशिप्स हमें बताएं ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, वो रिलेशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले हमें दो सिचुएशंस जाननी होगी कि जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर दो सिचुएशन अराइज होती हैं। उसके अंदर कितनी सिचुएशन अराइज होती हैं? दो सिचुएशन अराइज होती हैं। पहली सिचुएशन क्या है? हाँ जी, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो पहली सिचुएशन है जहां पे प्राइस आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आपका प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पहली सिचुएशन होगी नंबर 1। नंबर 2 क्या हो गया? नंबर 2 हो गया आपका प्राइस क्या कर रहा है? हाँ जी, आपका प्राइस फॉल कर रहा है और आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। आपका प्राइस फॉल कर रहा है और आपका आउटपुट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है यहां तक। तो यहां पे टोटल, प्यार से, यहां पे टोटल हमारे पास कितनी सिचुएशन हो जाती है? दो सिचुएशन हो जाती है। नंबर 1 सिचुएशन में क्या हो रहा है? प्राइस हमारा कांस्टेंट है और नंबर 2 सिचुएशन के अंदर प्राइस हमारा क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। प्राइस हमारा क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। आउटपुट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं चार्ट की फॉर्म में आपको समझाता हूं। एक बार मैं चार्ट ले लेता हूं, चार्ट की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं चार्ट की फॉर्म में आपको समझाने जा रहा हूं। देखो जी, ऊपर हेडिंग डाल लो आप, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? दो सिचुएशन हम लोग लेने जा रहे हैं। देयर आर टू सिचुएशंस। देयर आर टू सिचुएशंस। कितनी सिचुएशंस हैं यहाँ पे? दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन क्या है? प्राइस। तो जो प्राइस है वो हमारा क्या होने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आने वाला। दूसरे में क्या होने वाला है भाई? प्राइस हमारा बढ़ जाएगा। प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, ओ सॉरी, प्राइस हमारा फॉल कर जाएगा और हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। ये हमारी दूसरी सिचुएशन। तो टोटल दो सिचुएशन यहाँ पे अराइज होने वाली है। पहले में प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। देखो, अगर प्राइस कांस्टेंट होगा तो आपको पता है AR इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। AR इज इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 1 है हमारी सिचुएशन और ये नंबर 2। तो टोटल हमारे पास खुशी, वंशिका, बेटा हमारे पास टोटल दो सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, यस सर। अगर आप यहाँ पे देखोगे परफेक्ट कंपटीशन, क्या बोला? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। तो जहां पे प्राइस कांस्टेंट होगा तो वहां पे क्या कह रहा है? हाँ जी, जहां पे प्राइस कांस्टेंट होगा तो वहां पे क्या बोल रहा है? कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? प्राइस कांस्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? यहाँ पे दो बातें होती है, एंड है यहाँ पे, मतलब कि दो बातें यहाँ पे। पहली बात क्या है? इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर।
जो आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर का मतलब कि भाई जो इंडस्ट्री यहाँ पे तय करेगी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस तय करेगी, जो इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करेगी, उस प्राइस पे ही सारी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? अपने गुड्स को बेचना पड़ेगा। तो फर्म इज अ प्राइस, हाँ जी, फर्म क्या हो जाएगी? प्राइस टेकर। फर्म को क्या बोलेंगे? प्राइस टेकर। सर एग्जांपल दे दो। अब मुझे बताओ, इंडिया में एक कंपनी कार बनाती है आर्यन, या एक से ज्यादा कंपनीज कार मैन्युफैक्चरिंग करती है? इंडिया के अंदर एक कंपनी कार बना रही है या एक से ज्यादा कंपनीज कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? हाँ जी, मुझे बताओ। इंडिया में एक कंपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या एक से ज्यादा कंपनीज कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? सर एक से ज्यादा कंपनीज है। क्या मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये एक, ये जो इंडस्ट्री है, कार की जो इंडस्ट्री है, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं हम लोग इसको। जो कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे जो कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो कंपनीज क्या करती हैं? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हाँ जी, जो कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो हम लोग उनको क्या बोलती हैं? कि सीमेंट कंपनीज है। वो क्या है? सीमेंट कंपनीज। तो जितनी भी कंपनीज कार की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं खुशी, उनको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोमोबाइल्स कंपनीज। तो इनका क्या होता है? एक सेगमेंट होता है। सेगमेंट मतलब कि इस सेगमेंट के अंदर जितनी कंपनीज आएंगी वो सारी क्या करती होंगी? कार की मैन्युफैक्चरिंग करती होंगी। तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं? कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो एक इंडस्ट्री होगी कार मैन्युफैक्चरिंग की, क्या होगी? एक इंडस्ट्री होगी। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की क्या होगी? दूसरी इंडस्ट्री होगी। इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर काम करती हैं। अगर मुझे बताओ ऐसा हो जाए, अगर मुझे बताओ ऐसा हो जाए कि जो ये सारी इंडस्ट्री है कार की, ये जो सारी इंडस्ट्री है कार की, इनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस के ऊपर एक प्राइस निकाल लिया जाए, इनकी इंडस्ट्री के बेसिस के ऊपर कि भैया ये कंपनियां सारी कार बना रही हैं, तो इनकी इंडस्ट्री के बेसिस के ऊपर एक कार का जो प्राइस है वो तय कर लिया जाए कि भैया इस प्राइस पे कार बेचनी है। तो फर्म को वो प्राइस क्या करना पड़ेगा? टेकन करना पड़ेगा। फर्म को उसी प्राइस पे उस कार को बेचना पड़ेगा। फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी प्राइस पे उस कार को बेचना पड़ेगा। क्या मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता होगा? क्या मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता होगा? हाँ जी। क्या होंडाई की कंपनी अपने आप प्राइस तय करती होगी या वो इंडस्ट्री में देखती होगी कि भैया इंडस्ट्री ने क्या प्राइस कोट किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमें उस प्राइस पे अपनी गाड़ी को बेचना है, या होंडाई अपना प्राइस निकालती होगी? हाँ जी, मुझे ये बताओ जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या वो अपना प्राइस निकालती होंगी? चैट बॉक्स में बताओ। आंसर इज यस। रियल लाइफ के अंदर जो कंपनी कार बना रही है वो अपना प्राइस खुद डिटरमाइन करती है। तो रियल लाइफ के अंदर क्या होता है? जो कंपनी कार बना रही है वो अपना प्राइस खुद डिटरमाइन करती है। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर नहीं होती। रियल लाइफ के अंदर ये सिचुएशन नहीं होती है। जो हम रियल लाइफ देखते हैं उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ में आ रही है? उस केस के अंदर कौन सा मार्केट होता है? उस केस के अंदर हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मार्केट होती है। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओग्लोपोली,
इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर अलग अलग यहाँ पे कंपटीशन होता है। मोनोपोली मार्केट होती है, मोनोपोलिस्टिक होती है, ओग्लोपोली होती है। मैं बस आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मोनोपोली क्या है? जैसे रेलवे है, जैसे क्या है रेलवे है, तो भैया रेलवे क्या है? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर, पूरे मार्केट के अंदर एक ही आदमी है उसको बेचने वाला। आपकी गली में एक ही किराने की शॉप है, एक ही जनरल स्टोर है, तो अगर आपकी पूरी गली में भाई एक ही जनरल स्टोर है तो भाई उसकी मोनोपोली होगी, उसकी मर्जी है, फिर जितने में माल बेचना चाहेगा उतने में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? जहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं रियल लाइफ में आपको ये सारी मार्केट देखने को मिलेगी, मोनोपोली भी मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल रेलवे बता दिया, डीएमआरसी, दिल्ली में आप रहते हो, डीएमआरसी क्या, मुझे बताओ, दिल्ली दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, जो दिल्ली में मेट्रो चल रही है, क्या और कोई कंपनी मेट्रो चला सकती है क्या? नहीं। अगर कल और कोई चाहे कि भैया हम मेट्रो चलाएंगे तो वो लोग मेट्रो नहीं चला सकते। यहाँ पे इसका जो कंट्रोल है वो डीएमआरसी के ऊपर है, वही चलाएगी मेट्रो। ठीक है ना? आप पैसे लगा के मेट्रो चलाना चाहो नहीं चला सकते। मोनोपोलिस्टिक क्या है भाई? कि आपकी कंपनी कार बनाती है, दूसरी कंपनी भी कार बनाती है, तो एक तरीके से क्या हो गया, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। आप कोल्ड ड्रिंक बनाते हो पेप्सी, दूसरी कंपनी भी बना रही है कोका कोला। आगे जी बात समझ में? तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक एचपी का लैपटॉप है, एक डेल का है, एक एप्पल का है, ठीक है ना? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ओग्लोपोली क्या होती है भैया? मुकेश अंबानी अपने लिए कार बनवाएगा तो वो ओग्लोपोली मार्केट है। वो कौन सी मार्केट है? ओग्लोपोली मार्केट है। ओग्लोपोली का मतलब, मुझे बताओ, क्या 2.5 लाख रुपए की, क्या 2.5 लाख रुपए की कोई बंदा जैकेट पहनेगा क्या? बाइक चलाने के लिए, ओनली ओनली बाइक ड्राइविंग करने के लिए आप कह रहे हो कि हम 2.5 लाख रुपए की जैकेट पहनेंगे, या मान लो आप कह रहे हो बाइक ड्राइव करनी है फॉर्मूला रेस की, तो भाई हम 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए की ड्रेस पहनेंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं करने वाला। वो क्या है? एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है मतलब कि भैया मुकेश अंबानी कह रहा है भैया मुझे ऐसी कार चाहिए, मेरे लिए कार ऐसी होनी चाहिए। मुकेश अंबानी कह रहा है मेरा मोबाइल ऐसा होना चाहिए, मेरे मोबाइल पे डायमंड लगा होना चाहिए, मेरे मोबाइल पे गोल्ड लगा होना चाहिए। तो भैया मुकेश अंबानी की डिमांड में अलग से मोबाइल मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसे बोलते हैं ओग्लोपोली। अगर आप एप्पल वालों से बोलोगे कि भैया मेरी ये स्पेसिफिकेशन है, इस स्पेसिफिकेशन में मुझे मोबाइल क्या करो मैन्युफैक्चरिंग करके दो, तो भैया वो तुम्हें करके देने वाले हैं क्या? नहीं। पर अगर वही काम मुकेश अंबानी बोलेगा तो वो करके देंगे। क्यों? क्योंकि भैया उसके लिए मुकेश अंबानी पैसे पे करेगा, उसके लिए मुकेश अंबानी क्या करेगा? पैसे पे करेगा। आपको पता होगा उसने अपनी वाइफ के बर्थडे में 200 करोड़ खर्च किए थे। तो भाई जो बंदा 200 करोड़ बर्थडे में उड़ा सकता है, तो मोबाइल भी आपको पता है कितने का रखता होगा। कहानी समझ में आ गई है सारे बच्चों को? हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जहां पे प्राइस कांस्टेंट होगा वहां पे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखेंगे, जहां पे इंडस्ट्री प्राइस मेकर होगी, इंडस्ट्री एक प्राइस तय कर लेगी, उसी प्राइस पे सारी फर्म्स क्या करेंगी? प्रोडक्ट बेचेंगी। क्या मुझे बताओ फर्म्स के पास चॉइस है कि वो प्राइस को यहाँ पे चेंज कर पाए? परफेक्ट कंपटीशन में क्या फर्म के पास चॉइस है कि वो प्राइस को चेंज कर पाए? आंसर इज नो, नहीं कर सकते, वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। पर क्या मुझे बताओ इम्परफेक्ट कंपटीशन है भैया, 10 कंपनियां मोबाइल बनाने वाली, अगर एमआई को लग रहा है कि हमें अपना प्राइस गिराना है, सेल बढ़ानी है, मुझे अपना प्राइस कम करना है, तो कम कर सकते हैं। ठीक है ना? आपकी गली में एक आदमी की दुकान है, उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, तो भैया वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करके अपना माल बेच सकता है। कोई रोक सकता है क्या उसे? नहीं रोक सकता। तो ये लाइफ में आपको ये देखने को मिलेगा, ये रियल लाइफ में होता ही नहीं है, ये रियल लाइफ में होता ही नहीं है। अब सारे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं भाई रियल लाइफ में क्या होता है और वैसे क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में बता दो एक बार प्लीज।
इसको निकाल के इधर लगा देना पावर। मुझे चैट बॉक्स में बता दो। आर्यन कह रहा है यस सर। खुशी बेटा आ रहा है समझ में? चलो आगे चलते हैं। ये सारा जैसे आर्यन कल कह रहा था क्या सर बुकिश लैंग्वेज लिखनी होगी, तो बेटा बुकिश लैंग्वेज कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आता है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट का रिलेशन एक्सप्लेन करो, तो आप बताओगे सर यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक में प्राइस कांस्टेंट रहेगा खुशी, और एक में प्राइस फॉल करेगा और आउटपुट राइज कर जाएगा। अब आके अंदर आप पढ़ के देखोगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाए। मैं पढ़ के बताऊं आपको। In this situation, firm accept the same price as determined by the industry. It means any quantity of a commodity is sold at a particular price. है ना, वो पहले से इंडस्ट्री ने क्या कर रखा है, प्राइस डिटरमाइन कर रखा है, उसी प्राइस पे आपको बेचना हो। When price fall, output rise. आउटपुट क्या हो जाएगा? हाँ जी, बढ़ जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो ये सिचुएशन कब होती है? जब हम अपनी ओन प्राइस पॉलिसी बनाते हैं। मेरी दुकान है, मेरी मर्जी में कितने में माल बेचूं। मैं अपनी सेल बढ़ाना चाहता हूं, मैं प्राइस गिरा दूंगा। सीधी सिंपल सी बात। डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारे पास टोटल 3 सिचुएशन अराइज होंगी, जहां पे प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल हमारे पास कितनी सिचुएशन आएंगी? हाँ जी, जहां पे हमारा प्राइस क्या होगा, जहां पे हमारा प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जहां पे हमारा प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल 3 सिचुएशन आएंगी, मतलब कि यहाँ पे टोटल 3 रिलेशनशिप बनेंगे। पहला एआर और एमआर का रिलेशन होगा। दूसरा रिलेशन हमारे पास जो यहाँ पे आएगा टीआर और एमआर का आएगा। एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको। और तीसरा रिलेशन जो हमारे पास आएगा टीआर और प्राइस का आएगा। तो टोटल ये 3 रिलेशन हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, एक एक करके समझते हैं इसे। और ये कौन से मार्केट में होने वाला है? ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये होने वाला है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये होने वाला है, क्योंकि वहां पे प्राइस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। रीजन क्या है प्राइस कांस्टेंट रहने का? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, रीजन क्या है प्राइस कांस्टेंट रहने का? हाँ जी, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आर्यन ने आंसर दिया है मुझे। 1 मिनट में चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। यस, चलो मेरी आवाज आ रही है? यस सर, चलो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है? क्योंकि इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। इंडस्ट्री क्या है? प्राइस मेकर है। इंडस्ट्री ने प्राइस क्या किया है? तय किया है। तो जो इंडस्ट्री यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करेगी, उसी प्राइस पे क्या करना होगा, फर्म्स को अपने प्रोडक्ट्स बेचने होंगे। उसी प्राइस पे फर्म्स अपने प्रोडक्ट क्या करेगी, बेचेगी। तो यहां पे हमने क्या बोला, एआर और एमआर का हम लोग रिलेशन बता रहे हैं। तो देखो एआर क्या हो गया, एआर को आप प्राइस बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला एआर इज इक्वल टू प्राइस। उसके बाद यहाँ पे टीआर आ गया, उसके बाद यहाँ पे टीआर आ गया, और उसके बाद यहाँ पे एमआर आ गया। अब मुझे ये बताओ, यूनिट सोल्ड आपको दिया हुआ है, प्राइस आपको बताया हुआ है, ये दोनों चीज आपको गिवन है। क्या आप टीआर निकाल लोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते चलो, टीआर निकलता चला जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, टीआर निकलता चला जाएगा। कोई डाउट है? बताओ। नहीं। एमआर क्या है? एमआर कैसे निकलेगा भाई? टीआर का गैप चेक कर लो, तो 1 यूनिट पे सेम आएगा। 1 यूनिट पे सेम आएगा एमआर। अगर 0 यूनिट होगी तो डैश आएगा। तो नीचे में से ऊपर वाला माइनस करो, आंसर आता चला जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा यहां पे हमें एआर और एमआर का रिलेशन जानना था? आपको यहां पे नजर आ रहा होगा एआर और एमआर दोनों इक्वल है। ऐसा क्यों है, मुझे बता सकते हो? एआर और एमआर यहाँ पे इक्वल क्यों है? कोई बच्चा मुझे रीजन बता सकता है? एआर और एमआर इक्वल क्यों है? सर सीधी और सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई भी एडिशनल यूनिट बेचूंगा, भाई अगर 1 यूनिट बेच के मैं 5 रुपए कमा रहा हूं,
तो अगर मैं एडिशनल एक और यूनिट बेचूंगा तो 5 रुपए ही कमाऊंगा ना, क्योंकि प्राइस तो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पे आप लोग प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। तो व्हेन प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, प्राइस हमेशा सेम रहेगा ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। किस केस के अंदर? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। नो फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, कोई भी फर्म मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि फर्म के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, जो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन किया है उस प्राइस पे आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। A firm can sell more unit of output, अगर आप बेचना चाहते हैं more unit of output, सेम प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। It means revenue जो भी जनरेट होगा एडिशनल यूनिट को सेल करने से, इट इज ऑलवेज इक्वल टू, MR इज ऑलवेज इक्वल टू AR, वो हमेशा AR के इक्वल होगा। As result, both AR and MR curve coincide in horizontal straight line parallel to x-axis। तो इस केस के अंदर जो AR और MR है वो हॉरिजेंटल क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x-axis, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ये टेबल बना सकते हैं, मतलब कि जैसे हम शेड्यूल बोलते हैं और डायग्राम। तो प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट and AR is equal to MR. As a result, demand curve या आप बोल सकते हैं AR curve is perfectly elastic। is perfectly elastic का मतलब कि जितनी डिमांड है उतने ही प्रपोर्शन में क्या है? प्राइस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं डिमांड कर्व क्या है? इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ईडी इज इक्वल टू, हाँ जी, जीरो। ईडी इज इक्वल टू जीरो। आगे जी बात समझ में? चलो जी, समझ में आ गया सर। दूसरी सिचुएशन देखो जी, अब टीआर और एमआर लेने जा रहे हैं। टीआर ये हो गया, एमआर ये हो गया। अब देखो टीआर और एमआर में क्या रिलेशन आ रहा है? अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो टीआर और एमआर में क्या रिलेशन आ रहा है? प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, फर्म कितनी भी यहाँ पे वस्तु बेचती चली जाए, प्राइस भैया मार्केट में फिक्स है कि आप इससे ज्यादा प्राइस पे वो चीज नहीं बेच सकते। क्यों है ऐसा? क्योंकि इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कौन सा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। एज अ रिजल्ट, एमआर कर्व एंड एआर कर्व, एमआर और एआर कर्व इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पे जो MR और AR कर्व है, MR और AR कर्व क्या है भाई? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस। MR रिमेन कांस्टेंट, देखो MR भी क्या है? कांस्टेंट है। TR आल्सो इंक्रीज, पर TR यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है मुझे बताओ? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। रीजन क्या है? अगेन, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो ड्यू टू दिस रीजन टीआर कर्व इज पॉजिटिव स्लोप। आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि जो टीआर कर्व है उसका हमेशा पॉजिटिव स्लोप रहेगा। टीआर इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। वो जीरो कब होगा? जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा। तो टीआर इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो टीआर का ओरिजिन क्या होगा? हाँ जी, टीआर इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। वो स्टार्ट कहां से करेगा? ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, मतलब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है यहां तक? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये बेनिफिट होता है, यूपीएस क्या करता है? ये लाइट फ्लक्चुएट हुई होगी तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएट नहीं होगा। जो इन्वर्टर होता है ना उसमें लाइट जाती है, पता नहीं लगता। यूपीएस की फुल फॉर्म पता है बच्चों को? यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं हो पाएगी बिल्कुल, विद इन अ सेकंड भी यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी। ये यूपीएस की ताकत है। थर्ड सिचुएशन देखो, यहाँ पे थर्ड सिचुएशन क्या होगी? कह रहा है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस क्या है भाई? कांस्टेंट। अच्छा, हम रिलेशन किस में कर रहे हैं? टीआर और प्राइस लाइन पे। तो प्राइस लाइन क्या है भाई? एआर ही तो है। प्राइस लाइन क्या है? एआर ही तो है। तो मुझे एक चीज बताओ आप सारे बच्चे, कि भैया ये जो टीआर है, टीआर को क्या मैं बोल सकता हूं? देखो मैं क्या बोल सकता हूं, टीआर क्या है? ओक्यू। एक बार डायग्राम ध्यान से देखो, एक बार सारे बच्चे डायग्राम ध्यान से देखो। लाइट आ गई है,
एक बार सारे बच्चे डायग्राम को ध्यान से देखो, ऐसा करो, ये बंद कर दो। यस सर, चलो जी ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्यन खुशी बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं बात करूं टीआर की, बिल्कुल डायग्राम को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो टीआर आपका कहां पे, टीआर आपका कहां पे है, ओक्यू। देखो ओक्यू का मतलब क्या है, जो आप यूनिट बेच रहे हो, जो भी आप यूनिट बेच रहे हो वो आपका ओक्यू है, ठीक है ना। तो टीआर का मतलब भी क्या था, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या था, जो टोटल हमारे पास रिसीव्ड आ रही है, जो यूनिट को बेचने से, ये यूनिट में बेच रहा हूं, इसको बेचने से जो मेरे पास क्या आ रही है, टोटल रिसीव्ड आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। तो मुझे बताओ, क्या मैं ओपी को, और मैं यहाँ पे बेच रहा हूं, ये मार्केट प्राइस है, ये मेरी जो लाइन है ये किसकी है, प्राइस की है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट में बेच रहा हूं 1 2 3 4 5, उसका प्राइस क्या है, सेम है। प्राइस क्यों सेम है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। आगे जी बात समझ में, यस सर। तो यहां पे मेरा टीआर कैसे निकलेगा, ओपी, ओपी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ओक्यू से। अगर मैं ओपी और ओक्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे बताओ मेरा टीआर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं, जो एरिया अंडर प्राइस लाइन है, जो ये एरिया है अंडर प्राइस लाइन, यही मेरा क्या है, टीआर है। भाई अगर आप 1 यूनिट पे टीआर पता करना चाहते हो तो आप क्या करो, ओपी को मल्टीप्लाई कर दो ओक्यू से, आपको टीआर पता लग जाएगा। तो यहाँ पे सारे बच्चों को क्लियर हो गया, इसीलिए ये सबको समझ में आ गया। अब इसको आप पढ़ के देख लो। देखो इसलिए ना इकोनॉमिक्स में एक तरीका है पढ़ने का, इसीलिए मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स 12th क्लास के अंदर। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, तो प्राइस किसके इक्वल हो गया, ए आर के, और अगर प्राइस ए आर के इक्वल है तो ए आर किसके इक्वल है, एम आर के। देयरफॉर प्राइस लाइन सेम, प्राइस लाइन हमेशा सेम होगी। और क्या मैं टीआर निकाल सकता हूं, सम ऑफ एमआर। देखो मैं इसका सम अप करता चला जाऊंगा, टीआर निकलता चला जाएगा। मुझे 1 यूनिट का निकालना है तो 1 यूनिट का मैं सम अप कर लूंगा ना, मुझे 2 यूनिट का निकालना है 2 यूनिट तक मैं सम अप कर लूंगा, तो मेरा यहाँ पे टीआर निकलता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, अब आ गया देखो 3 सिचुएशन खत्म हो गई हमारे पास, हमारे पास 3 सिचुएशन खत्म हो गई है, 3 सिचुएशन हमारे पास रह गई। तो मुझे बताओ, ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जहां पे प्राइस क्या करेगा, फॉल, और हमारा आउटपुट क्या होगा, राइस। हमारा आउटपुट क्या होगा, राइस। अभी करना चाहते हो या कल की क्लास में करोगे, हाँ जी। इसकी टोटल 2 सिचुएशन है, अभी करना चाहते हो या कल करोगे। आर्यन क्या बोलते हो बेटा, अभी करवा दूं तो बोलो मैं अभी करवा देता हूं। अगर आप कहते हो खुशी आ गई हमारे साथ, खुशी, हम लोगों ने यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर 3 सिचुएशन थी जहां पे प्राइस हमारा कांस्टेंट था, ठीक है, प्राइस हमारा कांस्टेंट था, वो सिचुएशन हम लोगों ने कर ली है। ये आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने टोटल 3 सिचुएशन हमने कर ली है। अब हमें यहाँ पे करना है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसमें भी टोटल 2 सिचुएशन है, इसमें टोटल 2 सिचुएशन है जहां पे प्राइस फॉल करेगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। प्राइस हमारा फॉल करेगा, आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। एक सिचुएशन हो गई, और ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन में दिखाता हूं आपके पास, ये आ गई हमारे पास। तो ये अभी करना चाहोगे या कल करोगे, सर करा दो, चलो जी अभी कर लेते हैं। वैसे भी मैं अभी करवाने वाला था, अगर आप लोग नहीं करते तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता, ठीक है ना। तो मैं अभी कराने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मुझे पहले बताओ मैं क्या कराने जा रहा हूं, मुझे पहले चैट बॉक्स में बताओ भाई मैं करवाने क्या जा रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, अगर हमें अपनी सेल बढ़ानी है
अगर मुझे अपनी सेल बढ़ानी है तो मैं प्राइस क्या कर दूंगा, फॉल कर दूंगा, प्राइस में रिड्यूस कर दूंगा और मेरी सेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पहली सिचुएशन है जहां पे एआर और एमआर का रिलेशन। देखो मैं प्राइस क्या कर रहा हूं, आप देखो पहले, आप ध्यान से देखो मैं प्राइस क्या कर रहा हूं पहले। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे मैं प्राइस फॉल करता चला जा रहा हूं। देखो पहले मैं एक यूनिट बेच रहा था 5 रुपए की, पहले मैं एक यूनिट कितने की बेच रहा था आर्यन, 5 रुपए की। फिर मैंने क्या किया, 2 यूनिट मैं 4 रुपए की बेच रहा हूं। आपको नहीं लग रहा जैसे जैसे मैं प्राइस क्या करता चला जाऊंगा, फॉल करता चला जाऊंगा, मेरा रेवेन्यू क्या होता चला जाएगा, बढ़ जाएगा। पर एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जो मेरा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, अगर आप देखोगे तो वो 5 हो गया। एक टाइम आ गया मेरा रेवेन्यू भी कम हो गया, मेरा टोटल रेवेन्यू भी क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, प्राइस, AR इज इक्वल टू प्राइस होता है ना, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ यूनिट से। तो अगर मैं प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा TR निकल जाएगा। यस सर। तो यहां पे बस आपका फोकस एरिया क्या है कि आपका प्राइस फॉल कर रहा है, आपका प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है। और आपका जो आउटपुट है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, वो आपकी बिकती चली जा रही है। When firm increase their volume of sale by decreasing price under imperfect competition market, ये मैंने आपको बताया। तो AR fall with increase in sale, क्या बताओ सही है या गलत है? AR fall with increase in sale, it means revenue from every additional unit will be less than AR। जो रेवेन्यू हमें आ रहा है एडिशनल, देखो पहली यूनिट को बेच के कितना पैसा मिल रहा था, 5 रुपए, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, इट इज अ नेट एडिशनल टू द टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ नेट एडिशनल टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। यही आपने कल डेफिनेशन देखी थी MR की, ठीक है जी। 2 यूनिट हमने बेची, 2 यूनिट बेच के 8 रुपए हमने कमाए, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 3 रुपए हमने एक्स्ट्रा अर्न किए। एक यूनिट को बेच के 5 रुपए कमा रहे थे, 2 यूनिट को बेच के 8 रुपए कमा रहे हैं, तो भाई 3 रुपए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। 3 रुपए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब मैंने यहाँ पे 3 यूनिट बेची तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया 9। कितना मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं, 1 रुपी। क्या मुझे बताओ, हमेशा MR कम है किससे, AR से। आप चेक कर लो, अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका सेकेंड यूनिट पे MR कितना है, सेकेंड यूनिट के अंदर MR कितना है, सेकेंड यूनिट पे बताओ मुझे। सर 3 है। और AR कितना है, 4। कौन बड़ा हुआ, AR बड़ा हो गया। आप यहां पे भी देख सकते हो AR बड़ा है, ये उसके नीचे आ रहा है, बिलो। आप देख सकते हो जो MR है वो उसके बिलो है। तो भाई जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा हमेशा, जो ऊपर होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा, और नीचे वाला हमेशा क्या होगा, छोटा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं AR इज ग्रेटर देन MR। एज अ रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप डाउनवर्ड। दोनों का लेफ्ट टू राइट क्या होगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा। ये लाइन याद कर लेना कि दोनों का जो स्लोप है लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। ये आपको सारा शेड्यूल दिया हुआ है और नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो नीचे क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कहता है बोथ MR एंड AR फॉल विथ इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये दोनों के दोनों फॉल करते चले जाएंगे। MR फॉल एट अ मोर, MR क्या है, फॉल करेगा एट अ रेट मोर देन द रेट ऑफ फॉल इन AR। मतलब कि MR का जो रेट ऑफ फॉल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू AR। फॉल तो दोनों कर रहे हैं पर MR ज्यादा तेजी से क्या करेगा, फॉल करेगा AR के कंपैरिजन में। MR कर्व इज स्टीपर देन AR कर्व बिकॉज MR इज लिमिटेड टू 1 यूनिट। MR किसके लिमिटेड है, 1 यूनिट के लिमिटेड है, whereas AR इज ड्राइव बाय ऑल द यूनिट। AR कहां से ड्राइव हो रहा है, ऑल द यूनिट। इट लीड्स कंपैरेटिवली लेस फॉल
इन AR, इसीलिए AR में जो फॉल है वो कम है और MR में क्या है, ज्यादा। MR 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, while AR remains पॉजिटिव। ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो MR कैन बी 0, MR 0 हो सकता है भाई, ये आपको नजर आ रहा है, देखो 0 भी है, और MR आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पर AR ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं आया? रीजन देखो क्या है, AR कैन नाइदर 0 नॉर नेगेटिव। रीजन क्या है, TR इज ऑलवेज पॉजिटिव। रीजन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया जो ये AR है, ये AR हमेशा पॉजिटिव होता है, रीजन क्या है? आप लिख के आ जाओगे कि TR इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर TR हमेशा पॉजिटिव होगा तो भैया AR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कहानी खत्म। जर्नल रिलेशन देखो क्या है, AR का और MR का जर्नल रिलेशन क्या है। ये जो हमने रिलेशन पढ़ा था ये स्पेसिफिक था, जो AR और MR का भी हमने रिलेशन पढ़ा वो एक स्पेसिफिक रिलेशन था। जर्नल बातें देखो क्या है, जर्नल चीज क्या है, जर्नल का मतलब सर, अगर मुझे बताओ इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द नेचर ऑफ प्राइस, अगर प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, विद द राइज इन आउटपुट, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया जा रहा कि प्राइस फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, पर क्वेश्चन में ये बता रहा है कि भाई आउटपुट बढ़ रहा है आपका, क्या बढ़ रहा है, आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि प्राइस कम हो रहा है या ज्यादा, पर ये बताया है आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है। AR and MR depends whether price remain same or fall, yes or no। मुझे एक चीज बताओ, अपने आप दिमाग से सोचो कि अगर मुझे क्वेश्चन ने बता दिया कि आउटपुट मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है मैं क्या मान लूंगा, प्राइस मेरा क्या हो रहा होगा, फॉल। अगर क्वेश्चन मुझे खुद ही बता देगा कि मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका मतलब खुशी ने बताया वेरी गुड कि मेरा प्राइस क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। तो मुझे ये ऑटोमेटिकली अजम्पशन ले लेनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि भैया AR और MR का रिलेशन बताओ, क्योंकि ना ये डायग्राम बच्चे बना के नहीं आते। बच्चे कौन सा डायग्राम बना के आते हैं, ये ऊपर वाला, जो स्पेशल ये वाला डायग्राम बच्चे बना के आते हैं। तो बच्चों को क्या करना है भाई, जर्नल रिलेशन अगर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आता है कि भैया प्राइस के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे, प्राइस के लिए क्वेश्चन साइलेंट, वो कहते हैं आउटपुट बढ़ रहा है आपका, आप समझ जाना कि प्राइस क्या हो रहा होगा, फॉल हो रहा होगा। पर उसको क्या मानेंगे, जर्नल रिलेशन, उसको स्पेसिफिक नहीं मानेंगे। स्पेसिफिक तभी माना जाएगा जब क्वेश्चन बोलेगा कि प्राइस कम हो रहा है। तो जर्नल रिलेशन में क्या लिख के आओगे, AR इंक्रीज, AR बढ़ता चला जाएगा, कब तक, जब तक MR क्या है उससे बड़ा है। यहां पे देखोगे तो यहां पे MR, ये MR की लाइन है, और दूसरी वाली लाइन में अलग कलर से कर देता हूं, ये वाली जो लाइन है ये AR की है। मुझे बताओ कौन बड़ा है यहां पे, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे MR बड़ा है AR से, यस। पर अगर इस पॉइंट के बाद देखोगे जहां पे AR इज इक्वल टू MR, इस पॉइंट के बाद देखोगे तो कौन बड़ा हो गया, AR बड़ा हो गया, MR क्या हो गया, छोटा हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं, एक हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पहले, उस पॉइंट से पहले मतलब इन द इनिशियल स्टेज, in the initial stage AR is increasing as long as MR is higher than AR। अगर MR greater than AR है तो AR बढ़ेगा, AR is maximum, AR देखो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, तो MR क्या हो गया, वहां पे कांस्टेंट हो गया, और हमने बोला वहां पे MR इस किसके इक्वल हो गया, AR के। तो जहां पे AR क्या होगा, मैक्सिमम, वहां पे क्या होगा, MR इज इक्वल टू AR। और जहां पे AR फॉल करेगा वहां पे क्या होगा, MR इज लेस देन AR। मुझे बताओ, ये बड़ा सिंपल है, आपको बस डायग्राम, मैंने आपको पहले भी बोला था डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, समझ में आ जाएगा।
चैट बॉक्स में बताओ क्लियर है या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ, और एक बार पढ़ के देखो प्लीज। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो मैंने आपको बोला था कि जो हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर मोनोपोली होता है, उसके अंदर मोनोपोलिस्टिक होता है। मोनोपोली में क्या होता है भाई, सिंगल सेलर, एक आदमी है उस चीज को बेचने वाला, और खरीदने वाले क्या है, बहुत सारे। भैया दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो जो है वो एक ही की है, दिल्ली सरकार की, और उसको यूज करने वाले कितने हैं, बहुत सारे लोग हैं। मोनोपोलिस्टिक क्या होती है, मोनोपोलिस्टिक ऐसी मार्केट है जहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलेगा आपको उस प्रोडक्ट का। अगर आपने आपने कोई कार किसी कंपनी की ली, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही कंपनी कार बना रही है, उसके अलावा कोई कंपनी कार बना ही नहीं रही। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, रियल लाइफ में नजर आता है, मोनोपोली भी रियल लाइफ में नजर आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बता रहा है एआर और एमआर कर्व में क्या रिलेशन होगा। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एआर और एमआर कर्व को एक्सप्लेन करें, इनका रिलेशन किसके अकॉर्डिंग, मोनोपोली के अकॉर्डिंग या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें। अगर आप ध्यान से देखोगे मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बस हो क्या रहा है, ये गैप देखो यहां पे, ये छोटा है और ये वाला गैप देखो बड़ा है। बस ये डायग्राम एक जैसा बनेगा पर ये गैप बड़ा बनाना पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है नालायकों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है देखो। जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी आपको लर्न करना हो ना, सबसे पहले उसका डायग्राम देख लेना। जो सारा का सारा एक्सप्लेन किया जाता है ना, वो डायग्राम के थ्रू किया जाता है। एक बार डायग्राम समझ में आ गया, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कर रहा है, बोथ मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन fall under the category of imperfect competition market। क्या मुझे बताओ, चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्या दोनों के दोनों इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आते हैं या नहीं आते? यस सर, दोनों इसके अंदर आते हैं। Therefore AR and MR कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इसी की वजह से AR और MR का कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्यों? अगर हम ज्यादा यूनिट बेचना चाहते हैं तो हमें प्राइस क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा। हाउएवर वन मेजर डिफरेंस बिटवीन AR एंड MR, जो AR और MR कर्व है, एक ही मेजर यहाँ पे डिफरेंस है बड़ा, और वो डिफरेंस क्या है भाई बड़ा, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। देखो अभी तक आपने क्या देखा, AR और MR दोनों के दोनों यहाँ पे किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। AR और MR कर्व दोनों का क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट बेचते चले जाओगे, इनका डाउनवर्ड स्लोप चलता चला जाएगा। और ये सब कुछ कारण क्या है, प्राइस रिड्यूस होने का। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे आपको एक मेजर यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कि एक ही बड़ा डिफरेंस है, और वो क्या है, AR और MR कर्व आर मोर इलास्टिक एज कंपैरिजन टू मोनोपोली। तो जो AR और MR कर्व है वो क्या है, ज्यादा इलास्टिक है, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू मोनोपोली। ये देखो मोनोपोली, अब इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड का प्रपोर्शन है, जो डिमांड का क्या है प्रपोर्शन, देखो यहां पे आगे लिखेगा वो, इट हैपन्स बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट अंडर मोनोपोलिस्टिक एंड absence द क्लोज सब्स्टिट्यूट अंडर द मोनोपोली। मुझे बताओ क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है या नहीं होता? आंसर इज यस। जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बेच रही है, उस कार का दूसरी कंपनी की कार का क्या है, आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट है। पर मोनोपोली में तो है ही नहीं ना भाई, डीएमआरसी चल रही है दिल्ली सरकार की, डीएमआरसी दिल्ली सरकार की चल रही है, कोई वहां पे क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब्सेंस है या नहीं है बताओ? आंसर इज यस। सो व्हेन, अब देखो क्या हुआ, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज,
इन बोथ मार्केट। अगर मुझे बताओ दोनों मार्केट में प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो proportionate fall in demand under monopoly is less than fall in demand under monopolistic। कह रहा है जो proportionate है fall in demand under monopoly वो कम होगा। मुझे बताओ अगर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ जाए, अगर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ जाए तो जो लोग इसकी सेवाएं ले रहे हैं, जो बायर हैं, क्या वो लोग कम हो जाएंगे? कम तो होंगे, कम तो होंगे, पर इतने कम नहीं हो जाएंगे भाई। आर्यन माइक बंद कर दो अपना। कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है? कुछ ज्यादा कम नहीं होने वाले। यस और नो? अगर डीएमआरसी अपना फेयर बढ़ा देती है, और ऐसा हुआ, आपको देखने को मिला भी, कस्टमर कम भी हुए, पर इतने ज्यादा कम नहीं होंगे जितने प्रपोर्शनेट में आपने क्या किया, प्राइस बढ़ाया। आपने 10 रुपए से मान लो 20 रुपए प्राइस कर दिया, क्या मैं बोल सकता हूं प्राइस डबल हो गया? क्या मैं बोल सकता हूं प्राइस डबल हो गया? क्या मैं बोल सकता हूं प्राइस 100% इंक्रीज हो गया? इसको 100% बोलते हैं। अगर भाई मैं बोलूं 10 रुपए से 15 रुपए प्राइस हो गया है, तो मैं बोल सकता हूं प्राइस 50% इंक्रीज हुआ है। 10 में 5 रुपए जोड़ोगे तो 10 का आधा 5 रुपए, तो 50% हुआ ना भाई। अभी मैं कह रहा हूं 10 की जगह 20 रुपए प्राइस हो गया, तो प्राइस 100% इंक्रीज हो गया। प्राइस कितना इंक्रीज हो गया? 100% इंक्रीज हो गया। पर जो इसकी डिमांड है, जो मेट्रो में लोग क्या कर रहे हैं, हाँ जी, लोग जो पैसेंजर हैं, जो लोग जा रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, क्या वो 100% से, अगर यहाँ पे प्राइस में अगर यहाँ पे 100% इंक्रीज हुआ है, तो क्या क्या मेट्रो का जो यूज हो रहा है वो 100%, क्या वो 100% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं, 100% से कम नहीं होने वाला। उसकी डिमांड में 100% फॉल नहीं आने वाला। फॉल आएगा, मान लो 40% फॉल आ गया कि भैया 100 में से 40 लोगों ने जाना छोड़ दिया। भाई अगर प्राइस डबल हो गया तो 100 में से 40 लोगों ने जाना छोड़ दिया, भाई 60 लोग तो फिर भी जाएंगे। पर मुझे बताओ अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होगी तो क्या होगा? एक कंपनी की 5 लाख की गाड़ी है उसने अपनी 5 लाख की गाड़ी की कीमत बढ़ा दी, 7 लाख रुपए कर दी। मुझे बताओ कस्टमर क्या करेगा? अच्छा 5 लाख की गाड़ी, रुक जाओ एक मिनट, 5 लाख की गाड़ी 10 लाख की होगी, मतलब 100% प्राइस बढ़ गया। कभी होगा नहीं ऐसा, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं समझाने के लिए कि 5 लाख की गाड़ी कंपनी कह रही है अब हम 10 लाख में बेचेंगे, जो कि कभी जिंदगी में नहीं होगा। मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि 5 लाख की गाड़ी कंपनी कह रही है हम 10 लाख में बेचेंगे। भाई प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ? 100%। मुझे बताओ क्या डिमांड 100% से, क्या डिमांड 100% से डिक्रीज हो जाएगी? नहीं, डिक्रीज होगी। हो सकता है 90% लोग कहें अब नहीं खरीद रहे भाई हम ये गाड़ी, 90% लोग कह दें कि हमें ये गाड़ी नहीं खरीदनी, पर 10% लोग हैं ना जिनके अंदर चुल है, भैया गाड़ी लेनी है तो यही लेनी है, चाहे महंगी हो गई, कुछ भी हो गया। इसी को आप वाइसा वर्सा कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं आप लोग इसी को उल्टा भी कर सकते हैं। अगर प्राइस गिरेंगे भाई, अगर प्राइस गिरेंगे तो क्या होगा, तो इसको आप लोग उल्टा भी कर सकते हैं। तो कहानी समझ में आ रही है? कहानी क्या समझ में आ रही है कि भैया जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर अगर क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड का प्रपोर्शन होगा, जो डिमांड में चेंज आएगा, वो प्राइस के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो कम प्रपोर्शन होगा। सॉरी, प्राइस के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, मोनोपोलिस्टिक के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, ये देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो जो मार्केट है दोनों की प्रपोर्शनेट ऑफ फॉल इन डिमांड, अब देखो जो डिमांड है इसकी प्रपोर्शनेट कम होगी, इसकी कम होगी, और इसकी डिमांड ज्यादा ज्यादा फॉल होगी। तो यहां डिमांड ज्यादा फॉल होती है, हो रही थी नहीं हो रही थी, यहां पे 90% डिमांड क्या हो गई थी, फॉल, और यहां पे कितने परसेंट डिमांड फॉल हुई थी? 40%। आप देख लो खुद,
प्राइस यहां पे भी कितना बढ़ा था 100%। दोनों के अंदर मैंने एक अजम्पशन ले ली कि प्राइस 100% से बढ़ गया, यहां पे डिमांड गिर गई 40% से, यहां पे 90% से डिमांड गिर गई। मुझे बताओ कहां पे ज्यादा चेंज आया, मोनोपोली में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? कहां पे डिमांड में ज्यादा फॉल आया? हाँ जी, चैट बॉक्स। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा चेंज आया, रीजन क्या है सर? उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। रीजन क्या है? उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। बाकी डिटेल चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा, बाकी इसको आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा देखो, बस ये लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है, इसे ध्यान से देखो, ठीक है? ब्रेक लूं या कंटिन्यू रखूं? मुझे बता दो एक बार, चैट बॉक्स में बता दो, ब्रेक लूं या कंटिन्यू? सर कंटिन्यू, ध्यान से देखो फिर भाई। टीआर और एमआर, प्राइस क्या हो रहा है? फॉल, और मेरा आउटपुट क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पे क्या कहता है? अब देखो प्राइस मेरा फॉल हो रहा है, कौन सी मार्केट है? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए समझना है तो, सबसे पहले मुझे चार्ट पे आना चाहिए, मुझे पहले चार्ट देखना चाहिए भाई, चार्ट में क्या है। अच्छा नहीं, मैंने चार्ट देख लिया। चार्ट के बाद मुझे क्या देखना चाहिए भाई? डायग्राम, यहाँ पे शेड्यूल में क्या हो रहा है, टेबल के अंदर क्या हो रहा है। देखो प्राइस क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। एमआर आप देख लो, क्या लिख के आओगे? व्हेन मोर यूनिट कैन बी सोल्ड, अगर मैं मार्केट में ज्यादा से ज्यादा यूनिट बेचना चाहता हूं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम करना होगा, प्राइस मुझे रिड्यूस करना होगा। देन रेवेन्यू ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज एमआर विल फॉल। तो जो मेरा क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू होगा एवरी एडिशनल यूनिट का, वो भी फॉल करेगा। अगर मेरा प्राइस क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है, तो जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू होगा एवरी एडिशनल यूनिट का, वो फॉल ही करना है ना। पहले मैं एक यूनिट 5 रुपए में बेच रहा था, फिर मैंने 2 यूनिट 4 रुपए में बेचनी स्टार्ट कर दी। तो भैया आप मुझे खुद बताओ, क्या मैंने यहाँ पे अपना प्राइस गिरा दिया या नहीं गिरा दिया? गिरा दिया, तो मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो भी कम हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख के आ सकता हूं? यस, एमआर इज एडिशनल टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। ये एमआर की डेफिनेशन लिख दी और कुछ नहीं, ठीक है? टीआर विल इंक्रीज, टीआर हमेशा इंक्रीज करता रहेगा व्हेन एमआर इज पॉजिटिव। अब यहां से देखो पॉइंट बनाने स्टार्ट कर दो आर्यन, आर्यन बेटा यहां से पॉइंट बनाने स्टार्ट कर दो। पहला पॉइंट क्या है सर? टीआर इंक्रीज करेगा। देखो टीआर इंक्रीज कर रहा है, देखो कहां तक इंक्रीज कर रहा है सर? यहां तक इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, जब टीआर इंक्रीज कर रहा है तो एमआर क्या है? पॉजिटिव है। एमआर वहां पे क्या है? पॉजिटिव। तो जब तक टीआर इंक्रीज कर रहा है, जब तक एमआर क्या है? पॉजिटिव है। ये दूसरा पॉइंट आ गया। टीआर फॉल, देखो टीआर क्या करने लग गया? फॉल करने लग गया। एमआर क्या चला गया? नेगेटिव। आप देख लो एमआर नेगेटिव चला गया। टीआर अपने मैक्सिमम में आ गया, ये टीआर यहां पे मैक्सिमम में आ गया, एमआर क्या हो गया? 0। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया, जहां पे लिखा है ना टीआर इज मैक्सिमम, तो देखो एमआर क्या हो गया? 0। 3 पॉइंट हो गए। पहले टीआर क्या कर रहा है? इंक्रीज, एमआर रिमेन्स पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, टीआर इज फॉल, एमआर इज नेगेटिव। थर्ड, टीआर इज मैक्सिमम, एमआर इज 0। कहानी खत्म। मुझे बताओ इजी है या नहीं है? क्योंकि देखो आर्यन का क्वेश्चन था सर लर्न कैसे करेंगे, भाई रट्टा नहीं मारना, समझ लो पहला पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। आर्यन कह रहा है सर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टीआर कर्व बढ़ती चली जाएगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक एमआर पॉजिटिव रहेगा। अब आप चार्ट देखो, अब आप चार्ट देखो, यहां पे टीआर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, पर टीआर कब तक बढ़ रहा है? जब तक एमआर क्या है? पॉजिटिव है। जैसे ही एमआर नेगेटिव हो जाएगा टीआर फॉल कर देगा, और जहां पे एमआर क्या होगा? 0, जहां पे एमआर क्या होगा? 0,
सर ग्राफ से समझ आता है, वेरी वेरी गुड बेटा। मैंने पूरी इकोनॉमिक्स जो पढ़ी है ना, ग्राफ और टेबल, कहानी खत्म बस। अगर आपने ग्राफ देखा, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पढ़ने का तरीका यही है। बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन रट्टा मारो भाई। मैं कह रहा हूं रट्टा मारने की कुछ जरूरत नहीं है। आप ग्राफ देखो, टेबल देखो, कहानी खत्म। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, इम्परफेक्ट में क्या होता है। वेरी गुड खुशी, ध्यान से देखो। तो यहां पे आप देख सकते हो, और यहां पे ये लोग लिख रहे हैं, इट रिचेस हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट ए। अब देखो भाई, हाईएस्ट पॉइंट ए पे तो एमआर क्या हो गया, 0 हो गया। इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ये डिक्लाइन करने लग गया, तो एमआर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दोबारा से देखो, वही तीन बातें आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी। एंड के बाद ये तीसरी बात। पहली बात, टीआर क्या करेगा, बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक एमआर पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, टीआर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, एमआर अपना क्या हो जाएगा, 0। तीसरा, टीआर आपका डिक्लाइन करेगा, एमआर नेगेटिव हो जाएगा। कहानी खत्म है भाई। पूरी समरी यहां पे लिखी है, पढ़ लोगे, मैं समझाऊं। तीनों बातें यहां पे लिखी है, देखो, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में एमआर पॉजिटिव, एमआर 0, एमआर नेगेटिव। पढ़ लोगे इसे? यस सर। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये पेपर में आ जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बस 5 मिनट और कंप्लीट, चैप्टर इज फिनिश्ड। ये देखो, चैप्टर खत्म है। उसके बाद न्यूमेरिकल आ गए, और न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। न्यूमेरिकल का तो मैं आपको ना फन्ने खा बना दूंगा आपको। मतलब कि न्यूमेरिकल में तो भाई साहब आप ऐसे हो जाओगे, चौड़े होके घुमा करोगे आप। ठीक है, 56 इंच की छाती मोदी जी। तो यहां पे आ गया भाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, 0 और नेगेटिव एमआर। तो मुझे बताओ, जब एमआर 0 होता है, इवन नेगेटिव व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, तो एमआर कैन बी 0। क्या एमआर 0 हो सकता है, आंसर इज यस। इवन एंड इवन नेगेटिव, क्या वो नेगेटिव हो सकता है एमआर, आंसर इज यस। जब क्या होगा, प्राइस फॉल होगा और हमारा आउटपुट क्या करेगा, बढ़ेगा। अब देखो, इसमें दो बातें, एमआर आपका 0 है, और दूसरी बात क्या है, एमआर नेगेटिव है। मुझे बताओ, जब एमआर 0 है तो टीआर क्या होगा, टीआर बढ़ता रहेगा, हमारा आउटपुट हमेशा बढ़ता रहेगा, टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ता रहेगा। जब हमारा एमआर नेगेटिव हो गया तो टीआर क्या करने लग जाएगा, फॉल होने लग जाएगा। जबकि प्राइस बढ़ रहा है, तो सॉरी, आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, तो भी यहाँ पे टीआर क्या हो गया, फॉल हो गया। ये आपको यहाँ पे लिख के आना है। However, MR cannot be 0 or negative when price remain constant. ये लाइन आपको याद रखनी है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कभी भी एमआर 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो। रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस इज इक्वल टू एआर। रीजन क्या है, वहां पे प्राइस इज इक्वल टू एआर, और वहां पे एक चीज और लिख के आ जाना, in the situation of perfect competition market, industry is a price maker and firm is a price taker। इतना लिख के आ जाओगे, कहानी खत्म। क्या मुझे बताओ, टीआर क्या सम ऑफ एमआर है या नहीं है, आंसर इज यस। पर क्या टीसी इज अ सम ऑफ एमसी, नो, बिग नो। ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या टीआर सम ऑफ एमआर है, अभी हमने निकाला था, आंसर इज यस। पर क्या टीसी इज सम ऑफ एमसी, आंसर इज नो, बिग नो। आंसर क्यों है नो, क्योंकि भैया फिक्स कॉस्ट, आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट, एमसी इज नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स कॉस्ट। बस ये रीजन लिख के आना है। इसलिए टीसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एमसी। अगर आपसे कोई पूछता है कि टीसी जो है वो सम ऑफ नहीं है एमसी का, रीजन क्या है, तो उसको बता देना कि यहाँ पे रीजन क्या है, एमसी इज नॉट अफेक्टेड बाय टीएफसी। फिक्स कॉस्ट एमसी को अफेक्ट नहीं करती, और टीसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय एमसी। बट टीआर इज अ सम ऑफ एमआर। टीआर क्या है, एमआर का सम। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया रेवेन्यू का। ठीक है जी, और बहुत ही इजी चैप्टर था और बहुत ही आसान। मुझे एक बार सारे बच्चे बता दो, चैट बॉक्स के अंदर समझ में आ गया या नहीं आ गया। एक बार मैं जानना चाहता हूं चैट बॉक्स के अंदर, और मैं चैट बॉक्स दिखा भी दूं,
जितने बच्चे ये रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं तो मैं दिखा दूं कि ये 2 बच्चों ने क्लास ली है और दोनों को समझ में आ गया। मुझे बताओ जो मैंने परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में आपको बताया, वो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं? तो ये रिकॉर्डिंग के अंदर देखो चैट बॉक्स में बच्चों की चैट भी रिकॉर्ड हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगा। एक बार मुझे लिख के भी बता दो भाई इंटरेस्टिंग लगा है, एक बार मुझे बता दो, जिससे कि जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखे तो उसे पता लग जाए भाई कि जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे थे उनको इंटरेस्टिंग लगा था। और हम लोग अपना सेशन फिर क्लोज करते हैं। आज खुशी कह रही है सर इंटरेस्टिंग था, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। खुशी के पास विथ मैथ है या विदाउट मैथ है? खुशी विथ मैथ या विदाउट मैथ? तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं।